एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि राजस्थान के अंदर हुआ था। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंदर इसका पेपर हुआ था। तो ये पेपर आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। 50 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए थे, तो 51वें क्वेश्चन नंबर से आज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके अंदर जो 51वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, एक विकासात्मक राज्य वह है। तो विकासात्मक राज्य यानी डेवलपमेंट स्टेट वो होता है जो औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की बात करता है, तो उसे विकासात्मक राज्य कहते हैं। तो एक विकासात्मक राज्य वह है जो, इसमें से ऑप्शन बताना था तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। एक विकासात्मक राज्य वह होता है जो औद्योगिक वृद्धि और आर्थिक विकास बढ़ावा देने में विशिष्ट उद्देश्यों के साथ आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के वर्गीकरण में कौन सा विकासशील समाजों से संबंधित नहीं है। तो विकासशील समाजों से संबंधित नहीं है वो बावेरियन राज्य है। जो बावेरियन राज्य है ये विकासशील राज्य से संबंधित नहीं है, बाकी ये सारे विकासशील राज्यों से संबंधित हैं। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लोक चयन सिद्धांत के आधार पर नौकरशाही का अध्ययन किया। तो लोक चयन सिद्धांत के आधार पर जिन्होंने नौकरशाही का अध्ययन किया है वह है विलियम निस्कानेन। विलियम निस्कानेन ने लोक चयन सिद्धांत के आधार पर नौकरशाही का अध्ययन किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। नौकरशाही के कार्य हैं, तो जो नौकरशाही का कार्य होता है वो मुख्य तौर पे प्रशासन को अंजाम देना यानी एडमिनिस्ट्रेशन कार्य को देखना और नीति सलाह देना, नीति बनाने में सलाह देना, ऑफरिंग पॉलिसी एडवाइस, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, ये बात भी सही है। हितों का स्पष्टीकरण और समूहीकरण करना, तो ये बात भी सही है। तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से किसे नीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो नीति विज्ञान का जो जनक माना जाता है वो हैरोल्ड लासवेल, पॉलिसी साइंस का जनक जो माना जाता है हैरोल्ड लासवेल को माना जाता है। इन्होंने पॉलिटिक्स हु गेट्स हाउ एंड वाई ऐसे करके इन्होंने एक लेख लिखा था। तो इसका जनक माना जाता है पॉलिसी साइंस का हैरोल्ड लासवेल को। हर्बर्ट साइमन के बाधिक तार्किकता उपागम के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किस नीति उपागम को माना जाता है। तो हर्बर्ट साइमन के बाधिक तार्किकता यानी जो उन्होंने बाउंडेड रैशनैलिटी का जो सिद्धांत दिया था, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि बाउंडेड रैशनैलिटी किसके साथ जुड़ा है। तो बाउंडेड रैशनैलिटी जुड़ा हुआ है हर्बर्ट साइमन के साथ। इसी थ्योरी के आधार पर इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो बाधित तार्किकता उपागम के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किस नीति उपागम को माना जाता है। तो ये चार्ल्स लिंडबॉम ने जो अपना इंक्रीमेंटल प्रतिमान दिया था, यानी इंक्रीमेंटल जो उन्होंने मॉडल दिया था, वो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर ही बेस था जो बाउंडेड रैशनैलिटी का आइडिया था। निम्नलिखित में से किस समूह को सुशासन के मूल सिद्धांत के रूप में माना जाता है। तो ये भी याद रखें आप, सुशासन का जो आइडिया दिया है वर्ल्ड बैंक ने दिया है, और सुशासन की जो मुख्य बातें हैं वो याद रखें। सुशासन की जो मुख्य बातें हैं फेयरनेस, पार्टिसिपेशन और उत्तरदायित्व, तो ये सभी चीज़ें सुशासन की यानी गुड गवर्नेंस की अवधारणा के साथ जुड़ी हुई है। और भारत के अंदर सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, आप ये भी याद रखें कि भारत के अंदर सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जन्म तिथि होती है 25 दिसंबर को बनाया जाता है भारत के अंदर सुशासन दिवस। निम्नलिखित में से कौन यह दावा करता या करती है कि आधुनिक समाज में बुनियादी राजनीतिक विरोधाभास नागरिक के रूप में आदमी और निजी व्यक्ति के रूप में आदमी के बीच है। तो एक बार और देख लेता हूँ मैं इसको। निम्नलिखित में से कौन यह दावा करता है या करती है कि आधुनिक समाज में बुनियादी राजनीतिक विरोधाभास, जो आधुनिक समाज में बुनियादी विरोधाभास है वो नागरिक के रूप में आदमी और निजी व्यक्ति के रूप में आदमी के बीच है। तो ये अवधारणा कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई है कि जो मॉडर्न सोसाइटी बिटवीन मैन एंड सिटीजन एंड मैन एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल, तो ये कार्ल मार्क्स के साथ जुड़ी हुई है ये बात। विकास वह है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ये सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ये बात की जाती है। और एसडीजी आप याद रखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके अंदर 17 गोलों की बात की गई है जिसको 2030 तक अपनाना है। तो ये पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो फ्यूचर को रख के ध्यान में रख के विकास किया जाता है उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। फैब्रिक्स थीसिस
का संबंध है? तो फ्रेविक्स जो थीसिस है उसका संबंध है विकास के सिद्धांत से, डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इसके साथ संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन समुदाय आधारित सतत विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है या जानी जाती है? तो जो समुदायवाद की आप बात जानते हैं तो ये इलोनर ऑस्ट्रोम ने बात करी है। इलार ऑस्ट्रोम ये समुदायवाद के भी साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका यह सही है। और ब्रूक हो गया, एडमंड ब्रूक हो गया, एलान ऑस्ट्रोम, ये सभी के सभी समुदायवादी थिंकर के रूप में जाने जाते हैं, आप इसको याद रखें। तो आप देख सकते हैं इसका थोड़ा लेवल कठिन लेवल का है, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था राजस्थान का, तो इसका अच्छा खासा एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो। अगर कुछ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, और कुछ कमी भी हो तो वो भी ज़रूर बताएं। अल्प विकास का आंद्रे गुटर फ्रैंक का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अल्प विकास का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? वो मेट्रोपोलिस सैटेलाइट रिलेशनशिप, जो महानगरीय उपग्रह संबंधों पर आधारित है, उसके आधार पर ये अल्प विकास का सिद्धांत आधारित है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक वैश्वीकरण का समर्थक है? तो वैकल्पिक वैश्वीकरण का जो समर्थक है अल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन का, तो वो समर्थन करते हैं समीर अमीन। समीर अमीन इसका समर्थन करते हैं, और वो इक्वल एन एक्सचेंज के साथ भी जुड़े हुए हैं समीर अमीन, ये भी आप याद रखें। वाशिंगटन सहमति किसके पक्ष में है? तो वाशिंगटन सहमति जो है वो मुख्य तौर पे राजकोषीय अनुशासन, कर का सुधार और व्यापार मुक्त, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है ये वाशिंगटन कंसेंसस। ये राष्ट्रीयकरण के साथ इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तो इसके अंदर है, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक क्रांति के अध्ययन के लिए संरचनात्मक उपागम अपनाया? तो स्ट्रक्चरल अप्रोच किसने अपनाया? सामाजिक क्रांति, सोशल जो रेवोल्यूशन है उसके लिए किसने संरचनात्मक उपागम अपनाया है? तो ये अपनाने का श्रेय जाता है थेडा स्कोप पोल को। सेकंड ऑप्शन थेडा स्कोप पोल को सामाजिक क्रांति में जो संरचनात्मक उपागम उन्होंने अपनाया है इसको जाना जाता है थेडा स्कोप पोल को। जहाँ शक्ति है वहाँ प्रतिरोध है, और फिर भी या परिणाम स्वरूप यह प्रतिरोध शक्ति के संबंध में कभी भी बाहरीपन की स्थिति में नहीं है। तो ये किसने बात कही है? तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। जहाँ शक्ति है, तो शक्ति की अवधारणा आप जानते हैं, इसमें मैं एक बार थिंकर देख लेता हूँ। शक्ति की अवधारणा का मुख्य रूप से फूको जुड़े हुए हैं, हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने बताया था पावर इज नॉलेज, तो कहीं ना कहीं फूको है इसके अंदर। जहाँ शक्ति है वहाँ प्रतिरोध है, और फिर भी या परिणाम स्वरूप या प्रतिरोध शक्ति के संबंध में कभी भी बाहरीपन की स्थिति में नहीं है। तो ये जो जुड़ा हुआ है कथन, ये जुड़ा हुआ है माइकल फूको के साथ। तो थर्ड ऑप्शन का सही है। सैमुअल पी हंटिंगटन, तो सैमुअल पी हंटिंगटन आप जैसी नाम आए उनका याद रखें कि इन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का आइडिया दिया है। पॉलिटिकल डिके, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इनके साथ भी जुड़े हुए हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र की 3 लहर में भारत किस लहर में शामिल है? तो जो लोकतंत्र की लहर में इन्होंने बताया था भारत सेकंड नंबर पे शामिल है। ये क्वेश्चन पूछा गया, यूजीसी नेट के अंदर भी आया था, तो सेकंड नंबर पे भारत इसके अंदर आता है। लोकतांत्रिकरण के वैश्विक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके अंदर करना है कि लोकतांत्रिकरण के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में लोकतांत्रिकरण की वृद्धि भिन्न भिन्न है, तो ये बात सही है। भिन्न देशों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से लोकतंत्र की वृद्धि हुई है। लोकतांत्रिकरण गरीब और अमीर देशों के लिए और भिन्न संस्कृति व्यवस्थाओं वाले देशों के लिए भी अलग अलग है, तो ये बात भी सही है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है। नवीन सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो न्यू सोशल मूवमेंट है, तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का तो इसको जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इनसे रिलेटेड आजकल बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं न्यू सोशल मूवमेंट से। तो इसमें से हमें बताना है कि इस पर विचार करना है। तो आइए इसको देखते हैं। शांति आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन, महिला आंदोलन को नवीन सामाजिक आंदोलन में शामिल किया जाता है। तो आप देख लें कहीं हमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एक हमें ज्ञान प्रदान कर रहा है, हमें नॉलेज दे रहा है। तो ये बात सही है कि जो नवीन आंदोलन है, नवीन सोशल मूवमेंट, वो शक्ति आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन और महिला आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है।
इन आंदोलन को पुराने श्रमिक आंदोलन से अलग करने के लिए नवीन कहा था। तो ये बात भी सही है कि इनको पुराने जो आंदोलन होते हैं उनसे अलग करने के लिए ही नवीन आंदोलन कहा जाता है। तो ए और आर दोनों इसका सही है। और नवीन आंदोलन में आप याद रखें मानवाधिकार, महिला अधिकार, शांति आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, ग्रीन मूवमेंट, ये सारे के सारे नवीन आंदोलन के अंदर ही आते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवीन सामाजिक आंदोलन की अभिवृद्धि नहीं है? तो अभी हमने ऊपर देखा ही था, तो इसमें से कौन सा नहीं है हमें बताना है। तो इसके अंदर जो उपभोक्तावाद तो हो ही नहीं सकता इसके अंदर ही। तो ये तो कंज्यूमराइजेशन जिसे बोलते हैं वो हो गया। तो उत्तर भौतिकवाद है, केंद्रीकरण का विरोध है, अधिक स्वायत्तता की मांग है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो उपभोक्तावाद ये इसके अंदर नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। इसे हमें मिलान करना था कि कौन सी सूची से कौन सा ये जुड़ा हुआ है। तो आइए इसको देख लेते हैं 71वें को। तो दादर और नागर हवेली का संबंध है 14वां संशोधन, और गोवा दमन द्वीप का 12वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और यमन कारिकल माहे और यनम ये जुड़ा हुआ है 35वां संविधान संशोधन के साथ। सिक्किम जुड़ा हुआ है सिक्किम जुड़ा हुआ, एक मिनट मैं इसको देख लेता हूँ। सिक्किम तो जुड़ा हुआ है 35वें संविधान संशोधन, माफ कीजिएगा मुझे। तो ये जुड़ा हुआ है सिक्किम 1900 इसके साथ। और जो एक मिनट में दोबारा देख लेते हैं इसको अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, तो 71 इसको मैचिंग करना था किससे कौन सा रिलेटेड है। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं दोबारा से। तो जो इसका सही ऑप्शन है दादर और नागर हवेली जुड़ा हुआ है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ जुड़ा हुआ है ये। दमन और दीप जुड़ा हुए हैं 12वें संविधान संशोधन के साथ। कारिकल माहे और यनम जुड़े हुए हैं 14वें संविधान संशोधन के साथ। और जो सिक्किम है वो जुड़ा हुआ है 35वें संविधान संशोधन के साथ। तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन, और ये भी याद रखें आप कौन सा राज्य कब बना, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। भारत के संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और क्षेत्रों में कितने भाग उल्लेखित थे? तो ये उल्लेखित थे 4 भाग उल्लेखित थे। इसमें ABCD जो करके राज्य बनाए गए थे। और फिर जो 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग बैठा था जिसके अंदर फजल अली जिसके अध्यक्ष थे। बाद में उन्होंने 1956 में उसकी रिकमेंडेशन दी थी जिसके तहत राज्यों का वर्गीकरण को हटा दिया गया था। और इसके अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों की बात की गई थी। उससे पहले जो भारत के जो राज्यों का जो वर्णन था वो ABCD करके था। तो इस प्रकार से भारत के राज्यों का वर्णन पहले था। तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा, यानी कि 4 भागों में था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित करना चाहते थे? तो काफ़ी डीप क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये नौकरी का पेपर है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित करना चाहते थे। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने सिफारिश की थी कि वित्त आयोग को अपने स्वयं के सचिवालय के साथ एक स्थायी निकाय होना चाहिए? तो ये बात करी थी राजमन्नार कमेटी ने बात की थी कि जो वित्त आयोग है उसको स्वयं का सचिवालय एवं स्थायी निकाय खुद होना चाहिए। और जो वित्त आयोग का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। धन विधेयक याद रखें आप, धन विधेयक 110 के अंदर वर्णन किया गया है। तो ये सब पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की कि विवाद उत्पन्न होने की तिथि से किसी भी अंतर जल विवाद की मध्यस्थता द्वारा निपटान के लिए 3 साल की समय सीमा निर्धारित की जा सकती है? तो ये बात करी गई थी प्रथम प्रशासनिक आयोग में, ये बात की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नरजातीय आंदोलन नहीं है? तो कौन सा इसमें से इथनिक मूवमेंट नहीं है? तो इसमें से जो तेलंगाना आंदोलन है ये राज्य की स्पेशल मांग के लिए था, तो ये नहीं है। बाकी नागा आंदोलन और गोरखालैंड आंदोलन, बोडोलैंड आंदोलन, ये सभी इथनिक मूवमेंट हैं। तो इसका जो नहीं था हमें पूछा गया, तो चौथा इसका ऑप्शन सही है। द नाडार्स ऑफ तमिलनाडु द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ ए कम्युनिटी इन चेंज का, तो ऐसी चीज़ों को हम सिर्फ हंस के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रॉबर्ट एल हार्टग्रेव जूनियर ने लिखी है ये। तो कई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट भी होते हैं, तो ये उसी प्रकार का समझ सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से
किसका यह मानना है कि जाति संगठन भारत जैसे परंपरागत समाज में आधुनिकता के अभिकर्ता हैं? तो जातियों पर आप जानते हैं बहुत काम किया रजनी कोठारी इन सब ने, तो लेकिन जो इसका सही आंसर है, रजनी कोठारी नहीं है इसका सही आंसर, सुसैन और रुडोल्फ है, लॉयड और सुसैन रुडोल्फ। इन्होंने कहा था कि जो भारत के अंदर, इन्होंने जाति के ऊपर भारत के अंदर काम किया है, तो इन्होंने बात की थी कि जो भारत में जाति संगठन है वो परंपरागत समाज में आधुनिकता के अभिकर्ता हैं। जो परंपरागत समाज से जो हमारी जाति आ रही है वो मॉडर्न टाइम में एजेंट के तौर पर कार्य कर रही है। तो ये बात कही थी सुसैन रुडोल्फ ने। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में वर्ग राजनीति के संभावित कर्ता के रूप में संगठित श्रम को दुर्जेय बाधाओं से जूझना चाहिए? तो ये बात करी है ये भी इन्होंने बात करी थी, रॉयड एंड सुसैन रुडोल्फ ने। लोकसभा के निर्वाचित महिलाओं की सबसे कम संख्या निम्नलिखित में से किस आम चुनाव निर्वाचन में थी? तो ये थी 1977, यानी जो इमरजेंसी के बाद हुआ था इलेक्शन, उसके अंदर सबसे कम महिलाओं का प्रतिनिधित्व था। वर्तमान में कितनी है ये भी आप याद रखें, एग्जाम में पूछ लेते हैं, और अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, तो ये भी आप याद रखें, और कितनी है वो भी आप याद रखें। ये सामाजिक आंदोलन है, इसमें से सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा मैच सही नहीं है वो हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन, तो ये नक्सलवाद के साथ जुड़ा हुआ, क्रांतिकारी रेवोल्यूशन करके आंदोलन करना चाहते हैं। सुधारवादी सामाजिक आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन, तो ये बात भी है, ये ओबीसी अपने जो आरक्षण की बात करते हैं उससे जुड़ा हुआ है। मुक्तिवादी सामाजिक आंदोलन, ये केरल में चलाया था, केरल में नारायण गुरु का आंदोलन था ये। वैकल्पिक सामाजिक आंदोलन, तो ये आदिवासियों का नहीं है, बाकी सारा सही है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि मैं बताना था इसमें से कौन संदर्भ मैचिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में बड़े बांधों के निर्माण और लोगों के विस्थापन के खिलाफ सबसे बड़े संगठित विरोध आंदोलन के रूप में जाना जाता है? तो बांधों के विरोध, बड़े आंदोलन और इसके जो निर्माण में विस्थापन के लिए जो लोगों का विस्थापन और था, तो इसके लिए जो नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था, ये इसको जाना जाता है लोगों के विस्थापन के विरोध के खिलाफ जो सबसे संगठित बड़ा आंदोलन था। शीत युद्ध में कांग्रेस पार्टी को भारत में अपनी प्राधान्य स्थिति रखने में मदद की, तो ये आप जानते ही हैं। शीत युद्ध ने कांग्रेस पार्टी को भारत में अपनी प्राधान्य स्थिति में रखने में मदद की, यह कथन किसका है? तो ये कथन है लुसियन पाई का। लुसियन पाई ने विकासशील देशों के ऊपर बहुत अध्ययन किया है, तो ये कथन था लुसियन पाई का। इसके अंदर हमें पॉलिटिकल पार्टियों से मिलान था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस चुनाव से जुड़ी हुई है, तो इसका मैं आपको बता देता हूं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, आप मैचिंग कर लेना। भारतीय जनता पार्टी को एकात्मक मानवतावाद किस वर्ष अपने दर्शन के मूल दर्शन भारतीय जनता पार्टी ने एकात्मक मानवतावाद को किस वर्ष अपने दल के मूल दर्शन के रूप में स्वीकार किया? तो ये उन्होंने स्वीकार किया 1985 के अंदर, और एकात्मक मानवतावाद यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो आइडिया है वो दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, उनसे इन्होंने लिया, और इनको अपना पार्टी का मूल दर्शन इन्होंने कब स्वीकार किया है? 1985 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राज्यों की राजनीति में प्रभावशाली जातियों के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा जाति संदर्भ सही नहीं है? तो लिंगायत कर्नाटक के अंदर है, पाटीदार गुजरात के अंदर है, कामा आंध्र प्रदेश के अंदर है, लेकिन जो ये वोकालिंगाज ये नहीं है तमिलनाडु के अंदर जुड़ा हुआ, तो इसके अंदर जो सही नहीं है बताना था, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। भारत में विधि आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन निर्वाचकीय सुधार निहरताएं से संबंधित नहीं है? तो जिससे संबंधित नहीं है, इसका फोर्थ ऑप्शन 275वां प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम सिर्फ हंस के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये काफी डीप क्वेश्चन है। दबाव समूह की वृद्धि जो कि लोक नीति में विशिष्ट परिवर्तनों की वकालत करते हैं, एक स्थिर बल के रूप में काम कर सकते हैं। भारत में दबाव समूह के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये जो कहा था माइनर वीनर ने ग्रुप प्रेशर के ऊपर जो बात कही थी, ये बात कही थी। तो इसका जो सही आंसर है वो माइनर वीनर है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सौहार्दपूर्ण संघ कहा? तो सौहार्दपूर्ण संघ कहा था ग्रेविन ऑस्टिन ने इसको सहयोगात्मक संघ कहा था भारतीय संघवाद को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मॉरिस जॉनसन द्वारा नहीं लिखी गई? तो जो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है वो पॉलिटिक्स माइनर वीनर
पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ये माइनर विनर के द्वारा लिखी गई है। ये जो पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी बुक्स है तो ये इनके द्वारा लिखी गई है। बाकी सारी पुस्तक द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया लिखी गई है। पार्लियामेंट इन इंडिया, पॉलिटिकल मैनली इंडिया ये लिखी गई है। तो ये सभी इनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन जो नहीं लिखी गई है वो द पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, तो पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी लिखी है माइनर विनर ने, ये भी आप याद रखें। निम्नलिखित में से किसने भारत में बहुलवाद को राज्य वर्चस्ववादी बहुलवाद और उल्टे बहुलवाद के रूप में चिन्हित किया? तो ये चिन्हित करने का श्रेय जाता है रॉयल रुडोल्फ एवं सुसेन रुडोल्फ को। इन सबों ने भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है। ये रुडोल्फ हो गए, या फिर मॉरिस जोन्स हो गए, माइनर विलन हो गए, और उसके बाद ये ग्रेवेन ऑस्टिन हो गए। इन सब ने भारत की राजनीति के ऊपर बहुत सारा अध्ययन किया, भारतीय संविधान के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन विकासशील समाज अध्ययन पीठ CSDS के संस्थापक हैं? तो CSDS के संपादक हैं वो रजनी कोठारी जी हैं, और इन्होंने भारत के अंदर पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है उसके ऊपर ये बहुत कार्य करते हैं और देख रेख करते हैं भारत के अंदर। तो अभी भी ये एक्टिव है, तो बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है ये। ग्लोबलाइजेशन इंडिया, नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि कौन किस पुस्तक का लेखक है। तो ये CP भम्बरी इसके लेखक हैं। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो अमर्त्य सेन द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई है उसके अंदर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। और जिनकी 3 प्रमुख पुस्तकें कई एग्जाम में पूछी गई है, तो इनको आप याद रखें। डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, आर्गुमेंटेटिव इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये सभी अमर्त्य सेन ने लिखी है। जो नहीं लिखी है ये डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये नहीं लिखी है। निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उद्घाटन किया था वो किया था वरहद राजस्थान, यानी ग्रेटर राजस्थान का इन्होंने उद्घाटन किया था। ये राजस्थान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तो ये सभी नीचे के राजस्थान से जुड़े हुए क्वेश्चन है।